हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़। 44। अर्पिता और आंचल दोनों उस घर से निकलकर जंगल में भाग चुकी थीं। जंगल के अंदर उन्हें रास्ते का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था, जिस वजह से वो अब भटक चुकी थी। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थी कि उनके किडनैपरों को उनके भाग जाने का पता चल चुका है और वो उन्हें ढूंढते हुए उन्हीं की ही तरफ आ रहे हैं। इधर यश, राजवीर और शौर्य भी उन्हें ढूंढते हुए जंगल में आ चुके थे। अब आगे अर्पिता और आंचल अब दोनों ही भाग कर थक चुकी थीं। अर्पिता को अपने शरीर में बेहद ही कमजोरी सी महसूस हो रही थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे, जिस वजह से अब उसके शरीर में भागने की हिम्मत ही नहीं बची थी। अर्पिता की सांसें अब फूलने लगी थी, इसलिए वो पेड़ का सहारा लेकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आंचल अर्पिता की हालत देखकर बोली, भाभी सा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अगर हम इस तरह यहाँ रुक गए तो वो लोग हमें फिर से पकड़ सकते हैं। अब तक तो उन्हें हमारे भाग जाने का पता भी चल चुका होगा। अर्पिता ने एक लंबी सांस ली और बोली, हाँ, पता नहीं, लेकिन अब मुझ में भागने की और हिम्मत नहीं है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगर मैं अब और 2 कदम भी आगे बढ़ी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। आंचल को अंधेरे में अर्पिता कुछ खास दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब उसने अर्पिता के माथे पर हाथ रखा तो उसे एहसास हुआ कि अर्पिता का चेहरा इस वक्त पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुका है। आंचल ने जल्दी से अर्पिता को एक पेड़ के सहारे से वहीं पर बिठा दिया और बोली, भाभी साहब, आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। आप यहाँ बैठिए। इतना बोल आंचल भी अर्पिता के साथ ही बैठ गई। आंचल ने अपने आसपास देखा तो सिर्फ खूब अंधेरे के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर वो दोनों इस जंगल में छाए घने अंधेरे में जाते भी कहाँ। इधर वो तीनों आदमी अर्पिता और आंचल को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक आदमी ने अर्पिता और आंचल के बात करने की फुसफुसाहट को सुन लिया था, जिस वजह से उसने अपने साथ आ रहे 2 साथियों को चुप रहने का इशारा कर दबे पांव पूरब की दिशा की ओर चलने के लिए कहा। उन तीनों के पास रोशनी के नाम पर उनके मोबाइल की फ्लैशलाइट थी, जिनकी रोशनी की वजह से वो अपने धीमे कदमों से अर्पिता और आंचल के सामने आकर खड़े हो गए। आंचल को अब किसी के कदमों की आवाज उनके पास आती हुई सी महसूस हुई, तो उसने अर्पिता का हाथ पकड़ उसे खड़ा किया, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से आगे की तरफ निकल पाती कि उससे पहले ही उनके किडनैपर्स ने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया। अपने सामने किडनैपर्स को देख आंचल और बबीता दोनों ही चौंक गईं। उनमें से एक आदमी बोला, तुम दोनों ज्यादा चालाक बन रही थी ना। अब देखना हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। इतना बोल उस आदमी ने पहले एक थप्पड़ आंचल के गाल पर मारा और एक थप्पड़ अर्पिता के। अर्पिता, जो पहले से ही ठीक महसूस नहीं कर रही थी, वो उस थप्पड़ की वजह से नीचे जमीन पर गिर गई और वहां पड़े एक पत्थर पर जाकर उसका सिर लग गया, जिसके कारण अर्पिता के सिर से खून बहने लगा। अर्पिता को देख आंचल जोर से चिल्लाई, भाभी सा, और अर्पिता को उठाने के लिए नीचे झुकने लगी, तो उस आदमी ने, जिसमें उन दोनों को थप्पड़ मारे थे, उसने आंचल का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। आंचल ने उसके हाथ पर जोर से मुक्के मारते हुए बोला, तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं। मैं यश सिंह राठौड़ की बहन हूँ और वो मेरी भाभी सा है, अर्पिता यश सिंह राठौड़। आंचल की बात सुन वो आदमी अपनी जगह पर ही रुक गया और आंचल को पलटकर देखने लगा और बोला, तो आप राजा सा की बहन है और वो रानी सा है। फिर वो जोर जोर से हंसता हुआ बोला, "हम्म, हे लड़की, पागल मत बना। समझी, तेरा झूठ मैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ। तू राजा सा का नाम लेकर हमें डराना चाहती है ना। अभी तुझे बताता हूँ कि लखन सिंह से झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है। इतना बोल उसने आंचल को फिर से एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और अगले ही पल उसका हाथ उसके शरीर से कटकर अलग हो चुका था। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े यश को देखने लगा, जिसकी गुस्से से लाल आंखें अंधेरे में किसी घायल शेर की तरह चमक रही थी। यश के हाथ में उसकी तलवार थी, जिसे वो हमेशा अपनी जीप में ही रखता था। उसकी तलवार खून से भीगी हुई थी।
यह सीन देखकर उसके बाकी साथी वहां से भागने लगे, लेकिन यश के साथ आए पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोच लिया। वो आदमी अपने घुटनों के बल यश के पैर पकड़कर रोते हुए बोले, राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपके घर की लड़कियां हैं। यश ने एक जोरदार लात उस आदमी के सीने पर मारी और बोली, चुप। किसने बोला तुझे ये सब करने के लिए? बोल। तभी राजवीर के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, अर्पिता, अर्पिता। राजवीर बेहोश पड़ी अर्पिता को अपनी गोद में पकड़ उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। यश ने पीछे पलटकर देखा तो राजवीर अर्पिता को अपनी बाहों में उठाकर ला रहा था। अर्पिता के सिर से खून निकल रहा था और वो अभी बेहोश थी। अर्पिता का ये हाल देख यश को उन आदमियों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अब तक वहां यश का दोस्त कमिश्नर गौतम राठी भी आ चुका था। उसने यश को रोकते हुए बोला, यश, इन्हें मैं देख लूंगा, तू भाभीसा का ध्यान रख। यश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और राजवीर से जैसे ही अर्पिता को पकड़ने को हुआ कि राजवीर ने उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, छूना मत। और अर्पिता को लेकर वो सीधा जीप की तरफ बढ़ गया। वहीं यश के हाथों की मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए यश भी जीप में जाकर बैठ गया और वो अर्पिता को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। इधर शौर्य अपने सामने खड़ी आंचल को देखे जा रहा था। आंचल चलते वक्त जैसे ही लड़खड़ाने को हुई कि इससे पहले कि शौर्य उसे थामता कि गौतम राठी ने आगे बढ़कर आंचल को उसके कंधों से मजबूती से पकड़ लिया और बोला, आप ठीक तो है ना? अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की आ रही धीमी रोशनी में आंचल और गौतम की नजरें एक दूसरे पर गईं। गौतम की पर्सनैलिटी देखने में काफी रोबीली थी। उसके हाथों की पकड़ ही आंचल को यह महसूस करवा रही थी कि उसका शरीर कितना मजबूत है। वहीं गौतम की नजर आंचल के बेताब चेहरे पर टिकी हुई थी, जो चांद की रोशनी में और भी चमक रहा था। लेकिन ये सब अपने सामने होते हुए देख शौर्य गुस्से से लाल हो रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने गौतम की पकड़ से आंचल को छुड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वहां से आंचल को ले जाने लगा। गौतम शौर्य के बारे में जानता था कि वो भी राठौड़ परिवार का ही हिस्सा है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और उन किडनैपर्स को जीप में डालकर पुलिस स्टेशन ले जाने का ऑर्डर दे वो खुद भी वहां से निकल गया। शौर्य आंचल का हाथ पकड़ उसे जीप के पास ले आया और आंचल को जीप में बिठाकर वहां से निकल गया। पृथ्वी और पारस भी पहले ही यश और राजवीर के साथ हॉस्पिटल के लिए जा चुके थे। हॉस्पिटल में रात का समय। राजवीर अर्पिता को अपनी गोद में उठा हॉस्पिटल के अंदर ले गया। यश ने पहले ही हॉस्पिटल में कॉल कर सारी अरेंजमेंट करवा ली थी। डॉक्टर्स की एक टीम यश का ही वेट कर रही थी। राजवीर जब अर्पिता को अपनी गोद में लिए हॉस्पिटल के अंदर आया तो तुरंत ही नर्सेस ने एक स्ट्रेचर पर अर्पिता को लेटा दिया और उसे इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गए। राजवीर की वाइट शर्ट अर्पिता के खून से रंग चुकी थी। राजवीर अर्पिता के लिए बेहद परेशान था, और होता भी क्यों ना। आखिरकार अर्पिता उसकी छोटी बहन थी, जिसे वो अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था। पृथ्वी राजवीर के साथ ही खड़ा था। उसने प्रिशा को मैसेज कर अर्पिता और आंचल के मिल जाने की सारी बात उसे बता दी थी, और उसने प्रिशा को अर्पिता के हॉस्पिटल में होने के बारे में भी बता दिया था। यश जब गौतम से बात कर अर्पिता के इमरजेंसी वार्ड की तरफ आया तो उसने देखा कि वार्ड की दीवार से सटकर राजवीर वहां खड़ा हुआ है। राजवीर की नजर जैसे ही यश पर पड़ी तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में यश का कॉलर पकड़ उस पर चीखते हुए कहा, तुम आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी नहीं दिखोगे। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से अर्पिता इस हाल में है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यश प्रताप सिंह। यश को राजवीर की बातों से बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी कुछ था तो वो था सिर्फ और सिर्फ अर्पिता का होश में आना। यश ने अपने गुस्से को दबाते हुए अपनी कॉलर से राजवीर के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, उसका फैसला तो हम बाद में करेंगे साले साहब, लेकिन पहले मेरी अर्पिता को होश आ जाए। मेरी अर्पिता शब्द पर यश ने काफी जोर दिया और राजवीर के हाथ झटकते हुए बोला, तब तक जरा शांत रहिए। राजवीर ने एक बार फिर से यश को कॉलर से पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि पृथ्वी ने उसे रोक लिया और बोला, राजवीर, सब्र से काम लो, ये हॉस्पिटल है। पृथ्वी पहले ही यश को और उसके गुस्से को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि यश का गुस्सा कितना खतरनाक है,
इसलिए उसने राजवीर को शांत करवाना ही सही समझा। वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ महल। रात के करीब 1 बज चुके थे और सभी घरवाले मेले से घर आ चुके थे। बबीता ने सभी से ये बोल दिया था कि अर्पिता और यश अपने कमरे में सो रहे हैं और आंचल भी अपने रूम में सो चुकी है। इसलिए सभी सोने के लिए अपने-अपने कमरों में चले गए। इस वक्त बबीता के कमरे में प्रिशा अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए बैठी थी। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ-साफ दिखाई दे रही थी। तभी प्रिशा के फ़ोन पर पृथ्वी का मैसेज आया, जिसे पढ़कर प्रिशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बबीता को आंचल और अर्पिता के मिल जाने की बात बता दी, जिसे सुन बबीता ने भी चैन की सांस ली। लेकिन ये जानने के बाद कि अर्पिता हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है और उसे अभी तक होश नहीं आया है, तो वो दोनों ही चुपचाप महल से हॉस्पिटल की तरफ निकल गईं। इधर शौर्य भी आंचल को लेकर हॉस्पिटल में आ चुका था और एक नर्स वहीं बेंच पर बैठे हुए उसकी हाथ पर लगी चोट की ड्रेसिंग कर रही थी। तभी वहां पर प्रिशा और बबीता भागते हुए आई। बबीता ने जब आंचल को अपने सामने देखा, तो उसने भागकर आंचल को अपने गले से लगा लिया। इधर प्रिशा राजवीर के पास गई और उसकी शर्ट पर लगे खून को देखकर घबरा गई और बोली, भाई, आपकी शर्ट पर ये खून, अर्पी कहाँ है? राजवीर ने प्रिशा को शांत करवाते हुए बोला, प्रिश, मैं ठीक हूँ और अर्पिता भी ठीक है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिशा ने एक नज़र उसके बगल में खड़ी पृथ्वी की ओर देखा और बोली, वो भाई, मुझे मुझे शौर्य ने बीच में आकर बात को संभालते हुए बोला, वो मैंने बबीता जीजी को बताया था। शौर्य की बात सुन राजवीर ने फिर प्रिशा से आगे से कुछ भी नहीं कहा और प्रिशा वहीं आंचल के साथ बेंच पर बैठ गई। कहानी में आगे क्या होगा, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।